रशीद ने फरीद की पीठ पर 2 मुक्के मार दिए और उससे कहा, वह सब हटाओ। तभी सिराज बोला, मैंने जो किया वह ठीक किया। एक मर्द कभी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी मोहब्बत कोठे की जीनत बने, और ऊपर से जवाब तो ऐसे कि मैं लाजवाब हूँ। खूबसूरत होने के साथ साथ वो एक हाजिर जवाब लड़की भी है। ये तो मैंने उससे बात करके पता लगा लिया है। अब ना जाने उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। सिराज ने मुस्कुराकर कहा, तब आगे तू क्या करना चाहता है सिराज, बता मुझे। दिलावर ने सिराज की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम लोगों से एक बेहद ज़रूरी काम है और उम्मीद है तुम सब मेरी मदद ज़रूर करोगे। सिराज ने फरीद का गाल जोर से खींचते हुए कहा। फरीद ओई ओई करने लगा। बाकी सब दोस्त हंसने लगे। सबने कहा, सिराज अगर तू हमसे हमारी जान भी मांगे तो भी तेरे लिए हाजिर है, क्योंकि हम तेरे दोस्त ही नहीं बल्कि तुझे अपना भाई मानते हैं, और हमने मीना को भी अपनी बहन मान लिया है। आय हाय सिराज, इस लौंडिया को तो देख, क्या लचकता है ये। दिलावर ने फरीद की कमर पर जोर से हाथ मारते हुए सिराज को हंसाने के लिए कहा, और फरीद गुस्से में हाथापाई करने लगा। अरे यार, तुम लोगों का बचपना और हंसी मजाक हो गया हो तो काम की बात मैं करूं। सिराज ने दोनों को अलग करते हुए कहा, क्योंकि सिराज के दिमाग में कोई प्लान था जो वो इन लोगों को बताना चाहता था। तभी सारे लोगों ने कहा, सिराज बोलो क्या करना है, तुम खाली ऑर्डर करो। सिराज ने उन लोगों को काम समझा दिया। बस इतना सा काम? मेरे यार तू फिक्र ना कर, 2 दिन के अंदर हम सब कुछ काम कर देंगे। रशीद ने सिराज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। मुझे पता था कोई मेरी मदद करे या ना करे, मेरे दोस्त मेरे यार मेरी मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि मुझे तुम पर फख्र है और तुम मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरे जिगरी हो, मेरे भाई हो, इसलिए मैंने तुमसे ही ये काम करवाने की सोची थी। सिराज ने फरीद की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, ऐसी मदद तूने मांगी है जिससे ये साबित हो गया कि तू एक सच्चा आशिक है सिराज, दिलावर ने कहा। सिराज सिर्फ मुस्कुराकर रह गया और तीनों दोस्त अपने अपने काम में लग गए। देखे ना हकीम साहब, कल रात से मीना आंखें नहीं खोल रही है। मीराबाई ने हकीम साहब की तरफ देखते हुए कहा, बच्ची बुखार में तप रही है, बहुत तेज बुखार है, पता नहीं क्या सदमा लग गया है जो इसकी ये हालत हो गई है। पता नहीं कल रात से यही हालत है, सिर्फ कल का नाश्ता किए हुए है, चेहरा पीला पड़ गया है और जिस्म कितना लागर लग रहा है इसका। चंपा ने कमली की तरफ देखते हुए कहा। सब लड़कियां एक कोने में खड़ी थी और मीराबाई उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी। हकीम साहब खड़े मीना की कलाई पकड़े नब्ज जांच रहे थे। मैं कुछ दवाई देकर जा रहा हूँ, दूध में घोलकर पिला देना और ठंडे पानी की पट्टी सर पर बदलते रहना। अगर होश आ जाए तो दवाई खिला देना, ना आए होश तो मुझे बुलाना वापस से। हालत बहुत गंभीर लग रही है, हकीम साहब ने जाते हुए कह दिया। अगर होश नहीं आया तो आप क्या करेंगे? शाहिदा ने पूछा। मैं आऊँगा और हम सब मिलकर मीना को अस्पताल लेकर भर्ती करवा देंगे, बाकी का खुदा हाफिज। हकीम जाते हुए बोल गए। मीना आंख बंद किए बिस्तर पर पड़ी थी, पेशानी पर भीगे कपड़े की पट्टी जड़ी हुई थी। मीराबाई भी बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि मीना की तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार ये दूसरा या तीसरा दिन था जब मीना की तबीयत खराब थी। मीरा भाई भले ही कोठे की मालकिन थी, लेकिन उसके अंदर भी मीना को लेकर एक अलग जज्बात, एक अलग हमदर्दी थी, जिसकी वजह से वो उसे मजबूर करती थी कि वो उसका ख्याल रखे। और फिर मीना ने उस दिन जो बातें मीराबाई से कही थी, वो आज तक मीराबाई के दिल में छपी हुई है कि मैं आपको अम्मा कहूँगी, आप मेरी माँ जैसी हैं। वो बात आज तक मीराबाई नहीं भूली थी। तभी शाहिदा ने मीराबाई से कहा, मुझे तो ये हकीम साहब जाली लगते हैं। कल की दवाई भी बेअसर रही और आज की भी कोई खास इलाज नहीं करके गए हैं और ना ही ठीक ढंग से दवाई देते हैं। ये तो कोई जाली लगते हैं मुझे, ढोंगी हैं और नकली हकीम है ये, वरना अभी तक हमारी मीना को होश आ जाता। तभी शाहिदा से मीराबाई बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते शाहिदा, वो हकीम साहब बहुत तजुर्बेकार हैं, तुम फिक्र मत करो, वो कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर करेंगे। और उन्होंने कहा है ना कि ये दवाई पिला देना, और इसके बाद ना हो तो उन्होंने ये भी तो बताया है कि अस्पताल ले जाना। अगर वो चाहते तो बोल देते कि मैं इसकी दवाई करूँगा। मीराबाई ने उसे समझाते हुए कहा, पता नहीं किस ज़माने के हकीम हैं ये, कब्र में पैर लटका हुआ है और दूसरों का इलाज करता फिरता है। शाहिदा ठीक कह रही है, शहर में बड़ा अस्पताल तो है ना जहाँ पढ़े लिखे डॉक्टर होंगे। तानिया ने शाहिदा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, कल तक बस और इंतज़ार कर लेते हैं, अगर मीना को होश आ गया तब सब ठीक हो जाएगा।
कमली ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। कमली को मीना से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और वो उसे अपनी बहन जैसा मानती थी, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे मीना की इस हालत को देखकर। मीराबाई और बाकी सब लड़कियां परेशान हाल में मीना के कमरे में बैठी थी। मीना को होश अब आ चुका था और सबों ने सुकून का सांस लिया। मीराबाई ने उसकी नज़र उतारी और उसको एक हफ्ते तक आराम करने के लिए कह दिया। मीना आजकल बहुत ज़्यादा खामोश रहने लगी थी। सबको लगा कि बीमारी की वजह से वो कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन बात कुछ और थी, वजह कुछ और थी। शायद मीना को सिराज की वो बातें दिल पर लग गई थी और उसे अफसोस हो रहा था कि मेरे ऐसे पेशे के बावजूद, कि मेरे तवायफ होने के बावजूद किसी ने मुझसे मोहब्बत की और उसका भी मैंने दिल तोड़ दिया। मीना अब दिल ही दिल में अपने खुदा से तौबा कर रही थी। एक बार फिर बहुत सालों बाद एक बार फिर खुदा की तरफ लौट आई थी। वह बहुत अफसोस कर रही थी अपने इस पेशे पर, अपने इस काम पर। वह सब लोगों से छिपकर कमरे में नमाज पढ़ती थी और रोज अपने रब से रो रो कर दुआएं मांगती थी कि जल्द से जल्द इस गुनाहगार जिंदगी से वह फरार पाले, या तो उसे ऊपर बुला ले या फिर उसे किसी भी तरह इस गुनाहगार काम से दूर रखे। अब उसको अपना जिस्म बोझ सा लगने लगा था। मीना गहनों का भी बोझ ढो रही थी और वह जानती थी वह जो पेशा इख्तियार किए हुए है उसकी माफ़ी उसे हरगिज़ नहीं मिलेगी, मगर अपने हाल पर आंसू बहाने के अलावा वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि बगावत वो करती तो बगावत का अंजाम वो पहले ही देख चुकी थी और उसे ये भी पता था कि अगर उसने बगावत की तो मीराबाई उसका क्या अंजाम करेंगी। वो यही सब बैठे बैठे सोचे जा रही थी। शाम हो चुकी थी, मर्दों की महफिल सज चुकी थी, लेकिन तबीयत खराब की वजह से उसे अपने कमरे में ही रहने की हिदायत दी गई थी। आज भी वह अपने कमरे में अंधेरा किए बैठी थी। वह अपने ख्यालों में इस तरह से इस कदर खोई हुई थी कि उसको एहसास तक ना हुआ कि कोई आहिस्तगी से घुस आया है। कमरे में अचानक मीना को तेज किस्म की इतर की बू आने उसके आसपास महसूस होने लगी। उसने उठकर कमरे को रोशन कर दिया, लाइट जलाई। फिर जो उसने देखा तो होश ठिकाने लग गए। जलील करने वाला लड़का बड़े आराम से आरामदाह कुर्सी पर पैर फैलाए बैठा हुआ था, जैसे उसका ही कमरा हो। मीना ने अपना दुपट्टा ठीक किया और उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। जी, मैं पूछ सकती हूँ आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? और उस दिन कुछ कमी रह गई थी जो आज मुझे फिर से जलील करने आए हैं? क्या कमी रह गई थी जो आज फिर से मुझे बेइज्जत और जलील करने आ गए हो? मीना ने गुस्से में कहा। माफ़ी मांगने आया हूँ। उस दिन बदतमीज़ी की थी और तुम पर गुस्से में हाथ भी उठा दिया था, सिराज ने मीना के करीब आते हुए कहा। मीना पीछे हटने लगी। ठीक है, जाएं, माफ़ किया। ये बात आप मुझसे दूर रहकर भी कर सकते हैं, इतने करीब आने की क्या ज़रूरत है? और आपको तो वैसे भी हम लोगों से नफरत है ना, तवाइफों से नफरत है, तो फिर एक तवाइफ के कमरे में आप आखिर कर क्या रहे हैं? अच्छा, अब आप जाएं यहाँ से, मेरे पास और भी काम है, मीना ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी सिराज बोला, ठीक है मिनाल, अब मैं चलता हूँ। सिराज ने जाते हुए कहा। मीना की आंखों के सामने बिजली सी कौन गई। इस लड़के को मेरा असली नाम कैसे पता चला? इतने दिनों बाद किसी ने इतने प्यार से उसका नाम पुकारा था और मीना हैरान रह गई। मीना ने सिराज का हाथ पकड़कर कहा, रुकिए, इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।